नमस्ते मित्रों, ये पहली मुलाकात हमारी एक वृक्ष की हत्या के संदर्भ में हुई थी। जब कवि सोचता है कि बहुत दिनों के बाद वो अपने घर के पास जब आता है तो उसे वह वृक्ष दिखाई नहीं देता, उसकी याद में वह खोता है और वहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण हुआ है। कवि उसे अपना मित्र समझता है। मित्र बूढ़ा होने के बावजूद भी उसके अंदर एक सख्त जान थी, अभी भी वह पेड़ के अंदर वो ताकत थी, अभी भी वह पेड़ और बहुत दिनों तक बचने वाला था। मगर वो जब भी वहाँ से आता था, इसे वृक्ष पूछता था कि कौन करके, और लेखक बड़े आत्मीय भाव से वो कह देते हैं मैं दोस्त। और उसकी ठंडी छाँव में कुछ देर तक कवि महोदय बैठते थे और उसका वर्णन करते हैं। बूढ़ा था मगर उसके अंदर अभी अक्खड़पन ज़्यादा था, बल ज़्यादा था, झुर्रियों उसका तना था, मैला कुचैला धूल गिरने की वजह से। मगर उस सूखे हुए उस पेड़ में एक उस पेड़ में एक सूखी हुई सी डाल थी और कहीं न कहीं एक छोटी सी टहनी पर फूल खिले थे, पत्ते भी थे, और वो कैसा लग रहा था, एक खाकी वर्दी में खड़े हुए एक चौकीदार के समान वह पेड़ लग रहा था। और वह काम किस प्रकार से करता था, धूप में, बारिश में, सभी में वह अपने काम को वह करता था। और वह पेड़ न रहने की वजह से उसकी याद में जिस प्रकार से कवि खो जाता है, अपने आप में खो जाता है, और उसको संदेशा भी था और एक शंका भी थी कि न जाने इसके भी दुश्मन हैं इस समाज में। क्योंकि केवल यह एक पेड़ की कहानी नहीं है, केवल एक पेड़ की कहानी नहीं है। एक पेड़ काटने की वजह से पर्यावरण में जिस प्रकार से बदलाव होते चले जाते हैं। एक व्यक्ति एक जगह का एक पेड़ काटेगा, जंगलों को धीरे धीरे काटते चले जाएंगे, नगरों को बनाते चले जाएंगे, तो पर्यावरण की हालत क्या होगी। और धरती का बढ़ता हुआ तापमान और बिन मौसम के आने वाला वह बारिश अब नगरों को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। इसके पीछे कारण यही है कि हमने पेड़ों को काटने का सिलसिला जो है आज भी बरकरार रखा है हमने। और रोज़ हम कहते हैं कि पेड़ों को काटने से पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, मगर ये सिलसिला ज़बरदस्त मात्रा में शुरू हुआ है। और कवि उस एक पेड़ के माध्यम से आपको आह्वान कर रहा है। एक पेड़ कहीं 100 इंसानों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस धरती को बचाने के लिए, इस पर्यावरण को बचाने के लिए। आज हम आधे हिस्से को हम देख चुके थे और आगे के आधे हिस्से को आज हम देखने जा रहे हैं। देखते हैं, मैं पढ़ूंगा उसको। यहाँ तक हमने पढ़ा था। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन कि घर को बचाना है लुटेरों से, घर को बचाना है नादिरों से, शहर को, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, बचाना है जंगल को मरुथल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। क्या कहते हैं कवि महोदय? घर को बचाना है लुटेरों से। कौन से घर को बचाना है? इस भारत रूपी घर को बचाना है। ये लुटेरे हैं। कौन लुटेरे हैं? ये हमारे समाज में ही रहते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे साथ ही जीते हैं, हमारे साथ ही खाते हैं। ये लुटेरे कौन है? बहुत सारे ऐसी योजनाओं को बना दिया जाता है जहाँ पर उसका पूरा असर जो है प्रकृति पर गिरता है। प्रकृति यानी पेड़। कितने पेड़ों को काटोगे, कितने रास्ते बनाओगे, कितनी फैक्ट्रियाँ खोलोगे, विकास के आड़ में आप जंगलों को बर्बाद करोगे, कितना विकास होगा, कितने हद तक विकास होगा, विकास करने की पद्धतियाँ क्या रहेंगी। अगर विकास आप चाहते हैं तो प्रकृति को बचाकर विकास होना चाहिए। घर को बचाना है लुटेरों से। ये लुटेरे कहीं दूसरे के नहीं हैं, हमारे आसपास ही बैठे हुए हैं, हमारे साथ चलते हैं। मगर ऐसी योजनाओं को कभी भी साकार होने नहीं देना चाहिए। घर यानी पूरा देश, यहाँ तक ले लीजिएगा, पूरी दुनिया कह लीजिएगा। दुनिया में जितने भी जंगलों को काटे जाएंगे, जो जितने भी देश जंगलों को काट कर नई सोच से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं पर ही पर्यावरण ने अपना मुख जो है मोड़ लिया है। और वहाँ पर इतनी सारी गर्मी होती है, इतनी सारी बारिश होती है और भूकंपन जैसे घटनाएं घटती चली जाती हैं। आप यहाँ तक कह सकते हैं सुनामी
क्योंकि प्रकृति जानती है और धरती जानती है कि अपना संतुलन उसे कैसे करना है। धरती जानती है कि उसको अपने संतुलन को किस प्रकार से करना है करके वो अपना संतुलन कर लेगी। एक बार सुनामी आ जाएगी, एक बार भवंडर उठेगा, एक बार ज़बरदस्त बारिश हो जाएगी। तो इसीलिए लेखक का कहना है कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से। नादिरों यानी ये आतंकी, आतंकवादी यानी जो आता है बंदूक लेकर 4 लोगों को मार देता है, वो चला जाता है, वो भी आतंकी है। मगर उससे भी बढ़कर आतंकवादी, आतंकी या यूँ कह लीजिएगा लुटेरा ही कह लीजिएगा, जो हमारे आंखों के सामने होते हैं। ये केवल इस देश में ही नहीं है, दुनिया की हर तमाम विकासशील देशों में या विकसित देशों में अपने अपने प्रकार के आतंक को आतंक छाया हुआ है। मगर प्रकृति को लेकर हम उतना ही बात करेंगे। ये शहर को बचाना है लुटेरों से। शहर सुंदर शहर था, तो आपने बड़ों के मुंह से आपने सुना होगा, पहले हमारे शहर में इतने पेड़ हुआ करते थे, इस प्रकार से पेड़ हुआ करते थे, यहाँ पर एक मैदान हुआ करता था। तो इनको खाया किसने? इन पेड़ों को काटा किसने? हाँ जी, आप हुबली की बात ले लीजिएगा। हुब्बಳ್ಳಿ का मतलब होता है हुबಳ್ಳಿ। हाँ जी, जो फूलों से भरी हुई वेला को हुबली कहा जाता था, मगर आज केवल हुबली में केवल धूल मिलती है, धूल मिलती है। इसके पीछे कारण क्या है? जिन्होंने विकास के धारा को पकड़ते हुए, विकास का नाम लेते हुए यहाँ के ज़बरदस्त बड़े बड़े पेड़ों को काट चुके हैं। और आजकल दुर्भाग्य देख लीजिएगा, हमारी हुबली ही नहीं, यह भारत कैसे था? एक बाग के समान था। यहाँ पर हमेशा फूल, पत्ते, पेड़, पौधे सब कुछ हुआ करते थे, लोग आराम से जीवित होते थे। अगर आज आपको सुबह उठकर अच्छी खासी सांस लेनी है तो लगभग 1 किलोमीटर दूर तक किसी पार्क को जाना है, किसी बाग में जाना है, वहाँ पर आपको वॉकिंग करना है। और दुर्भाग्य देख लीजिएगा, एक पार्क में लगभग हज़ारों की संख्या में आप एक साथ वॉकिंग करोगे, आप एक के साथ चलना शुरू करोगे, तो ये कितने असरदार होगा? क्या ये सही है? क्योंकि एक पेड़ के काटने के वजह से कितना बदलाव होता है, कितनी तकलीफ़ें उठानी पड़ती है इंसान को, ये दर्शाना कुंवर नारायण जी की सोच है। आगे बढ़ते हैं हम। देश को बचाना है देश के दुश्मनों को, देश को बचाना है देश के दुश्मन। देश के दुश्मन कहाँ हैं? ये देश के दुश्मन ही हैं, जो छोटे छोटे विचारधाराओं को लेकर और जहाँ तहाँ इनको समय मिलता है इन पेड़ों को काट देते हैं। एक पेड़ काटना यानी इतनी हानि है। आप 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, मगर एक पेड़ को एक दिन में नहीं उगा सकते, क्योंकि उसके लिए भी समय चाहिए। और एक पेड़ निकल जाने की वजह से इंसान को मिलने वाला वो जीव वायु जो है, ऑक्सीजन जो है, कहाँ से मिलेगा आपको? सुबह से लेकर शाम तक आपके छोड़े हुए हवा को, आपके ऑक्सीजन को तैयार करने वाला एक पेड़ जब उसे काट दिया जाता है, तो ऐसे ही धीरे धीरे कितने पेड़ों को काटोगे? पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। देश की आबादी पर आपत्ति आ जाती है, बाढ़ आ जाएगा, धूप ज़बरदस्त गिरेगी और जब चाहे तब बारिश होती रहेगी, जिससे जनजीवन अस्त होगा। तो देश के दुश्मन देश में ही हैं, कहीं दूसरी जगह पर नहीं है। ये सभी विचारधारा केवल एक पेड़ को काटने के माध्यम से, पर्यावरण को बचाने के संबंध में, ये पेड़ की महत्ता को समझाने के संबंध में। देखते हैं आगे। नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से। अब इतने सभी पेड़ काटते रहोगे तो नदियाँ नहीं रहेंगी, नाले बन जाएंगे छोटे छोटे। इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ छोटे छोटे नाले बन जाएंगे, छोटे छोटे नाले बन जाएंगे तो कैसे चलेगा? पानी कहाँ से मिलेगा? जंगलों के काटने की वजह से, पेड़ों को काटने की वजह से। ये पेड़ ही आपको जीवन देती हैं, जीवनदायिनी है। अगर इन पेड़ों को काटते चले जाएंगे तो नदियाँ हमारे साथ नहीं बचेंगे, केवल नाला बचेगा, छोटी सी एक झरी बचेगी, उसमें से कितने लोग पानी पियोगे? पशु पक्षी कहाँ से पानी पिएंगे? नदियों को नाला हो जाने से बचाना है, हवा को धुआं हो जाने से बचाना है। जो प्रकृति में हवा है, उस प्रकृति में हवा को हवा ही रहना है, धुआं नहीं होना है। आप हुबली की बात जब आप करेंगे, एक आंकड़ा मैं आपको देना चाहता हूँ। हुबली और धारवाड़ में सुबह से लेकर शाम तक 25 लाख, कितने जी? 25 लाख 2 व्हीलर्स, 2 पहिए के गाड़े
आते जाते हैं। तो उनके उस गाड़ी से जो कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, जो भी आपकी भाषा में कहना है कह लीजिए, जो गैसें निकलती हैं उनको शुद्ध करने वाला कौन, उनको प्यूरिफाइड करने वाले कौन? पेड़ ही तो हैं, पेड़ ही तो है। इसलिए लेखक का कहना है हवा को धुआं हो जाने से बचाना है। अगर आप हवा में, हाँ जी, शुद्ध हवा में टहलना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो आपके अगल बगल में पेड़ होना नितांत अनिवार्य है। क्योंकि एक एक घर में लगभग 2-2 टू व्हीलर, एक एक 4 व्हीलर का ज़माना निकला हुआ है। हर कोई गाड़ी लेने वाला, मगर हर कोई पेड़ लगाने वाला नहीं है। हाँ जी, इसीलिए हवा को धुआं हो जाने से हमें बचाना होगा। आगे, खाने को जहर हो जाने से बचाना है। जो खाना खा रहे हैं आप, वो खाना खाना है क्या? ये सोचना पड़ेगा। जब आप लोग चाइनीज़ वगैरह खाते हैं, गोभी मंचूरी वगैरह खाते हैं, कितने प्रिजर्वेटिव्स उसमें रहते हैं, क्या क्या डालता है, टेस्टिंग पाउडर डालेगा, सोया डालेगा, ये डालेगा। फिर जब उगाते हैं, किसान जब उगाता है तो उसे भी रासायनिक पदार्थों से उगाया जाता है। उसको जो खाद मिलता है उसमें भी केमिकल होते हैं। तो कितना दिन आप उसे खाओगे? ये सभी चीज़ें हमारे सेहत पर असर करती हैं, हमारे सेहत पर असर करती हैं। इसीलिए लेखक का लिखना है खाने को जहर हो जाने से बचाना है। अगर खाना आपको अच्छा मिलना है तो पेड़ का होना नितांत अनिवार्य है। पेड़ रहेगा तो आपको अच्छा खासा खाना मिलेगा। मगर उसके बजाय अगर आप बाहर खाते हैं तो उससे जो दाना मिलता है, क्या वो दाना अच्छा है, पौष्टिक दाना है? कितने पौष्टिकांशों की कमी आजकल के बच्चों में देखी जाती है। इसका कारण ये है, हमने मिट्टी के अंदर के खाद को हमने खा लिया है। बारिश न गिरने की वजह से मिट्टी अपनी ताकत को, अपनी उर्वरकता के क्षमता को मिट्टी खो चुकी है। क्योंकि मिट्टी उर्वरकता ने फर्टाइल, उसकी फर्टाइल कैपेसिटी जो है, उसकी उर्वरक क्षमता जो है बंद हो गई है। क्योंकि ढंग से बारिश नहीं गिरता, ऊपर से आप ऐसे केमिकल्स मिट्टी में मिला दिए जाते हैं, जबकि 6 महीने उगने वाला दाना 3 महीने में ही उगकर खड़ा होता है। क्या उसमें आपके जीवनदायी तत्व मिलेंगे, आपके विटामिन्स मिलेंगे? खाना लगता है लचीला, मगर पेट के लिए अच्छा होता है क्या? नहीं है। जो वैसे ही खाने चाहिए जो हमारे पेट के लिए अच्छा लगे। तो ये लेखक का कहना है खाने को जहर हो जाने से बचाना है जंगल को मरुथल हो जाने से, और जंगलों को बचाना है। अगर जंगलों को नहीं बचाएंगे, जंगल भी मरुस्थल हो जाएंगे, रेगिस्तान हो जाएंगे। हाँ जी, जंगलों को काटते चले जाओगे तो जहाँ देखोगे वहाँ केवल मरुस्थल ही मिलेगा, रेगिस्तान ही मिलेगा। पानी कहाँ से मिलेगा? शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी? ठंडक कहाँ से मिलेगी? हाँ जी, इन जंगलों को काट कर हमने इतनी बड़ी इमारतें जो बना रहे हैं। हाँ जी, इस देश में इतनी बड़ी इमारत है, इस देश में 200 मंजिल की है, इस देश में 300 मंजिल की हैं। तो किससे अपने जीवन का यापन करोगे? जो घर में आप क्या लगा सकते हैं? एसी लगा सकते हैं। कहाँ से हवा लेगा वो? उसे पर्यावरण में तो हवा मिलनी चाहिए ना। और उस हवा में दिन रात अगर आप बैठोगे तो आगे का जीवन क्या होगा? आप तो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, सेहत पर उसका असर कितना होता है आप भली भांति जानते हैं। तो लेखक का कहना है बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, जंगलों को बचाना है मरुस्थल हो जाने से, रेगिस्तान हो जाने से, और बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। क्या जी? बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। तो केवल आप पेड़ को काटते रहेंगे, जंगलों को काटते रहेंगे, नदियों को नाला बना लोगे, हवा को धुआं बन जाएगा, तो बचेगा कौन? केवल मनुष्यों का ही जंगल बनेगा। जंगल किसका होगा? पेड़ नहीं रहेंगे, केवल मनुष्य ही मनुष्य नजर आएंगे। एक बूंद पानी के लिए इंसान तरसेगा, यह मनुष्य एक बूंद पानी के लिए तरसेगा, अच्छे खाने के लिए तरसेगा। हाँ, जिधर देखो उधर उसे खाना नहीं मिलेगा, खाना भी मिलता है तो उसमें स्वाद नहीं होगा, विटामिन्स किसी भी प्रकार से विटामिन्स नहीं होंगे। इसलिए लेखक कहते हैं जंगल को बचाना है मरुथल हो जाने से, मनुष्य को बचाना है जंगल हो जाने से। इसमें केवल जंगल रहेगा। किनका जंगल रहेगा? मनुष्यों का ही जंगल रहेगा। आगे जिएगा कैसे? उसका जीवन याचन कैसे चलेगा? आने वाले दिनों में संतानें किस प्रकार से होंगी?
अगर शुद्ध पर्यावरण उनको नहीं देंगे, अच्छा वातावरण नहीं देंगे, तो आने वाले संतानें, आने वाले बच्चे इस प्रकृति में, इस दुनिया में कैसे जिएंगे। ये ऐसी बहुत बड़ी सोच जो है कुंवर नारायण जी की है, केवल एक पेड़ को लेकर। धन्यवाद मित्रों।